Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are back with a new video on nursing care plan for conjunctivitis patient. So आज हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को हम क्या क्या केयर दे सकते हैं, उसके डायग्नोसिस क्या क्या हैं, क्या क्या मेडिकेशन देते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाते हैं एंड फिजिकल असेसमेंट में हम क्या क्या चेक करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू कैन सी, सबसे पहले आप पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखोगे तो इसमें बेसलाइन डेटा आता है. बेसलाइन डेटा के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप इसका डेटा चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ एडमिशन कुछ और डाल सकते हो, ठीक है, या आप खुद भर सकते हो. जिसमें एक पेशेंट का नेम आता है, उसकी एज आती है, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर, रिलीजन एंड सो, ये सब आप खुद भी भर सकते हो. इसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें पेशेंट का एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस और डाइट. डाइट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो सकता है. मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड हो सकता है. ऑक्यूपेशन में जो भी पेशेंट अगर वर्किंग है तो वर्किंग आपको शो करना है, प्राइवेट जॉब है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, बिजनेस है, शॉपकीपर है, जो भी आप लिख सकते हो. उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, और अगर खुद नहीं कमा रहा है तो फादर की या फिर जिसकी भी आप इसमें लिख सकते हो. इसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री कलेक्शन में. और देखो, हिस्ट्री कलेक्शन इसी फॉर्मेट में एक चार्ट बनाना होता है हमें. तो ये मैंने चार्ट आपके सामने बना दिया है, पर आप इसे खुद फिल करना है आपको, ठीक है. ईजिली फिल हो जाता है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है. बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो रिलेशन विद पेशेंट वाला कॉलम है उसमें पेशेंट के साथ जिसका जो रिलेशन होता होगा वो लिखना है. जैसे पेशेंट के फादर को आप फादर लिखोगे, ब्रदर को ब्रदर लिखोगे, ठीक है. ऐसे नहीं है कि आप पेशेंट के फादर को हेड लिख दिया फिर उसके बाद मतलब उन्हें मतलब फैमिली का हेड बना दिया और उसके बाद चेंज करते चले गए. ऐसे मत करना, गलत मत करना. एंड इसके बाद आता है फैमिली ट्री. फैमिली ट्री इज़ ईजी, बहुत ईजिली बनाया जाता है. उसमें एक की बनती है. अगर आपको फैमिली ट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है, बार बार मिस्टेक होती है, तो आप मुझे बता सकते हो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. अब हिस्ट्री ऑफ इलनेस में सबसे पहला है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखो नथिंग सिग्निफिकेंट है. पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है. प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल होगा उसका नाम, ऑन डेट, इस डेट को एडमिट हुआ, किस लिए एडमिट हुआ, विद द कंप्लेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस, या फिर जो भी उसकी कंप्लेंट्स होंगी वो रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो. फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में अगर कोई सर्जिकल हिस्ट्री है तो दे सकते हो, लिख सकते हो, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक और राइट नथिंग सिग्निफिकेंट. आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चीफ कंप्लेंट्स. अब चीफ कंप्लेंट्स में रीज़न फॉर एडमिशन आता है. अब जिसमें पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, इसलिए आई में रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रही है, वाटरिंग हो रही है, एंड डिस्कम्फर्ट इन बोथ आइज फॉर पास्ट 10 डेज. अभी मैंने ऐसे पास्ट 10 डेज लिख दिया. आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेडनेस इंटू या क्रॉस करके 10 डेज, इचिंग फॉर 10 डेज, वाटरिंग फॉर 10 डेज, डिस्कम्फर्ट इन बोथ आइज फॉर 10 डेज, ऐसे भी लिख सकते हो आप. तो ऐसे चीफ कंप्लेंट्स लिखी जाती हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, जर्नल अपीयरेंस. जर्नल अपीयरेंस में सबसे पहले है नरिशमेंट. नरिशमेंट में पेशेंट वेल नरिश्ड है, बॉडी बिल्ड एवरेज बिल्ड है, हेल्थ उसका अपीयर्स माइल्डली इल. मतलब अब यहाँ से आप बिल्कुल अगर चाहो तो बिल्कुल सेम कॉपी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो फिज़िकल एग्जामिनेशन किया गया है ये एक कंजक्टिवाइटिस पेशेंट को ओरिएंट करके ध्यान में रखते हुए तब किया गया है. तो आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर नर्सिंग केयर प्लान्स. अब इसमें आते हैं हेल्थ में. देखो अपीयर्स माइल्डली इल. एक्टिविटी में क्या है, एक्टिव है, एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस है, आँखों में दिक्कत है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. फिर कॉन्शियसनेस में कॉन्शियस है और ओरिएंटेड है. ओरिएंटेशन हम कैसे चेक करते हैं, टीपीपी से, टाइम प्लेस पर्सन से चेक करते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं पेशेंट से. फिर लुक्स में अपीयर अनकंफर्टेबल ड्यू टू आई इरिटेशन, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल दिख रहा है. फिर पोस्चर में आ जाते हैं बॉडी कर्व्स में, नॉर्मल स्पाइनल कर्व होगा, मूवमेंट्स नॉर्मल होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. स्किन कंडीशन, कलर नॉर्मल है, टेक्सचर स्मूथ है, टेम्परेचर वार्म हो सकता है. इफ़ देर इज़ अ इन्फेक्शन तो हो सकता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है. तो लीजन्स, नो विजिबल लीजन्स आर देयर. अब हेड एंड स्काल्प पे आ जाते हैं हम. क्लीन, नो डैंड्रफ और लीजन्स. और फेस में माइल्ड स्वेलिंग दिखा रहा है आइज़ के अराउंड. तो आप फेस देख के आप एग्जामिन कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो कि माइल्ड स्वेलिंग दिखा रहा है आइज़ के अराउंड, और स्पेशली अफेक्टेड है जो आई है, वो आई पार्ट जो है फेस का वो अफेक्टेड है. इसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज़ आई एग्जामिनेशन. तो इसमें आईब्रोज वो नॉर्मल दिखेंगी, आई लैशेज प्रेजेंट, नो क्रस्टिंग, कोई क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं हो रखा है. आईलिड्स में माइल्ड स्वेलिंग है और रेडनेस है आईलिड्स की. फिर आई बॉल्स में रेडनेस, जिसे हम हाइप्रीमिया भी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे, इज़
इन द अफेक्टेड आई, जो भी अफेक्टेड आई होगी या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी या बोथ हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। फिर कंजक्टिवा में इन्फ्लेम्ड, रेड और स्वोलन, ये आप इन्फ्लामेशन तो है ही, कंजक्टिवाइटिस हो रहा था, इन्फ्लामेशन तो होगा ही, रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। फिर स्क्लेरा जो है वो कंजेस्टेड है, प्यूपिल्स इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, लेंस इज क्लियर एंड विजन इज स्लाइटली ब्लर्ड इन अफेक्टेड आई। देखो विजन जो होगा वो ब्लर हो जाएगा अफेक्टेड आई में। इसके बाद ईयर में क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल होते हैं और अपना हियरिंग जो है वो भी नॉर्मल। इसके बाद नोज़ में एक्सटर्नल नॉइज़ भी नॉर्मल होंगे, नॉस्ट्रल्स में से कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो डिसीज़ है ये आई की डिसीज़ है, तो मोस्टली जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो आई में देखने को मिलेंगे। फिर भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन कम्प्लीटली करना है। फिर माउथ और फेरिंग्स में हमने लिप्स को देखा, नॉर्मल है। ऑर्डर ऑफ माउथ, नो फाउल ऑर्डर, टीथ इज़ क्लीन, नो डिके, गम पिंक है और हेल्दी है। इसके बाद टंग है मोस्ट एंड पिंक। इसके बाद आ जाते हैं नेक पे, लिम्फ नोड्स स्लाइटली एनलार्ज और प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड्स ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब स्लाइटली एनलार्ज है, जो ऑरिकल के पास हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं ना वो थोड़ी सी एनलार्ज हैं, जो ऑरिकल्स होते हैं, क्योंकि मे बी शायद इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल है अगर वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एनलार्जमेंट दिखेगा लिम्फ नोड्स का। फिर थायरॉयड ग्लैंड्स, कोई एनलार्जमेंट नहीं है और अपने का रेंज ऑफ मोशन फुल है और कोई पेन भी नहीं है। चेस्ट, थॉरैक्स इज सिमेट्रिकल, ब्रेथ साउंड्स क्लियर ऑन ऑस्कल्टेशन, हार्ट इज़ नॉर्मल हार्ट साउंड्स में, ठीक है। और ब्रेस्ट अगर फीमेल पेशेंट है तो नॉर्मल आप लिख सकते हो ऑन इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन। अगर मेल पेशेंट को ले रहे हो तो ब्रेस्ट वाला कॉलम आपको नील छोड़ना है, या फिर आप चाहो तो ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेल पेशेंट है तो आपको छोड़ना है। फिर एब्डोमेन में आएगा ऑब्जर्वेशन, देखो फ्लैट है, कोई डिस्टेंशन नहीं है। पाल्पेशन में सॉफ्ट नॉन टेंडर, परक्यूशन में टिम्पैनिक, ऑस्कल्टेशन नॉर्मल बावल साउंड्स, एक्सट्रीमिटीज़ नो एडिमा, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन इज़ देयर। बैक में क्या, नॉर्मल स्पाइनल अलाइनमेंट, नो टेंडरनेस। लास्ट में आता है जेनाइटल एंड रेक्टम एरिया। जेनाइटल एंड रेक्टम में हम क्या चेक करेंगे, इनगुइनल लिम्फ नोड्स एनलार्ज नहीं है, वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर मेल है तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अगर फीमेल है तो अगर ऑब्जर्व किया आपने तो वो जो भी होगा वो आप लिख सकते हो। हेमोरॉइड्स नॉट प्रेजेंट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड नॉट असेस्ड बिकॉज देयर इज़ नो नीड, बिकॉज कंजक्टिवाइटिस है पेशेंट को तो वैसे नीड भी नहीं होगा। और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के सामने आप नॉर्मल लिख सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले क्या आता है, वाइटल साइंस। अपने वाइटल साइंस चेक किए, टेम्परेचर क्या है पेशेंट का, स्लाइटली एलिवेटेड है। हार्ट रेट क्या है पेशेंट की, नॉर्मल है, बट ऑन हायर साइड मे बी ड्यू टू डिस्कम्फर्ट और लो ग्रेड फीवर। अगर बढ़ा भी है थोड़ा सा तो लो ग्रेड फीवर की वजह से बढ़ सकता है, वैसे नॉर्मल लिखाएगा। आपको इतना सारा नहीं लिखना, आपको रिमार्क्स में सिर्फ स्लाइटली एलिवेटेड एंड नॉर्मल वर्ड्स में, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना है। देन रेस्पिरेटरी रेट क्या है पेशेंट का, नॉर्मल लिमिट्स में है। ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। SpO2 आपका जो है वो भी नॉर्मल है। और जो पेन भी अब वाइटल साइंस में इंक्लूडेड है, तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट जो है वो तो रहेगा ही, क्योंकि पेशेंट को क्या है, कंजक्टिवाइटिस हो रखा है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो पेन भी होगा। उसके बाद आते हैं पर माइल्ड पेन होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है लैब रिजल्ट्स। अब लैब रिजल्ट्स में हम क्या करवाएंगे, कंजक्टिवल स्वैब कल्चर करवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो वो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। WBC काउंट जो है वो माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है कि उसमें बढ़ा हुआ दिखाएगा, WBC का काउंट जो है वो रेज्ड रहेगा। CBC जब आप करवाओगे तो उसमें WBC भी होगा, WBC का काउंट रेज्ड रहेगा, ये ध्यान रखना, माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। इसके बाद इसिनोफिल काउंट आप चेक कर सकते हो, वो नॉर्मल है। सी रिएक्टिव प्रोटीन स्लाइटली एलिवेटेड है। PCR करवाओगे एडिनोवायरस के लिए। देखो अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा और वो शो हो जाएगा। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो आप एडिनोवायरस का करवाओगे, उसमें भी आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो। बट ज़्यादातर ये आप ध्यान रखो कि अगर आप कभी भी स्वैब कल्चर के बारे में लिख रहे हो या फिर वायरल कल्चर करवाया उसके बारे में लिख रहे हो, तो रादर देन राइटिंग इट इन अ टैबलेट फॉर्म और रोज एंड कॉलम फॉर्म, आप जो है एक लाइन में लिख दो कि वी हैव कंडक्टेड अ स्वैब कल्चर और कंजक्टिवल स्वैब कल्चर swab examination or whatever it is of the patient and found this particular bacteria or virus in that। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इसमें टेबल बनाओ और फिर उसके बाद आप पेशेंट वैल्यू में नेगेटिव और नॉर्मल वैल्यू में पॉजिटिव लिखो। ये सब क्वांटिटेटिव चीज़ों के लिए सही है, पर अगर आप वैसा लिखना चाहते हो तो
आप एक लाइन में लिख दो कि कंजक्टिवल स्वैब कल्चर ऑफ द पेशेंट वॉज टेकन एंड दिस पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया वॉज फाउंड इन दैट, जो भी है, ठीक है। फिर आईजी टेस्टिंग करवाओगे तो वो भी नॉर्मल लिमिट्स में है, और विजुअल एक्विटी टेस्ट करवाओगे तो उसमें देखो क्या है। फिर नॉर्मल जो होता है वो 6/6 का विज़न होता है, ठीक है। अभी पेशेंट का आप देख सकते हो विजुअल एक्विटी में राइट में 6/9 है और लेफ्ट वाली आई में 6/12 है। तो आप स्लाइटली रिड्यूस विजन ड्यू टू कंजक्टिवल इरिटेशन, भाई स्लाइटली रिड्यूस है ना विजन, कंजक्टिवल इरिटेशन की वजह से कम हो गया। अब ये विजुअल एक्विटी जो टेस्ट है वो भी आप ऐसे टेबल फॉर्म में मत लिखो, आप एक लाइन में लिख सकते हो कि आई हैव कंडक्टेड अ विजुअल एक्विटी टेस्ट और विजुअल एक्विटी टेस्ट ऑफ द पेशेंट वॉज कंडक्टेड एंड the score given for the right eye is 6/9 and for the left eye is 6/12. So it's easy. इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट फॉर कंजक्टिवाइटिस में। आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो क्लोरम फेनिकोल की आई ड्रॉप्स आती हैं, वो दे सकते हो। अभी आपके सामने रूट, डोज, फ्रीक्वेंसी सब कुछ दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि 2 to 4 इनिशियली अब दिया, एवरी 2 to 4 आवर्स दिया हुआ है। तो आप जैसे OD, BD, TDS या फिर SOS डिसाइड करते हो, वो इसी से डिसाइड कर सकते हो। 2 to 4 आवर्स पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दिन में कितनी बार उसे आई ड्रॉप्स डालना पड़ेगा। 4 बार डाल रहे हैं तो हम 4 बार, 5 बार, 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी बार डाल रहे हैं, उसी से आप OD, BD, TDS डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे एक्शन दिखा रखा है। एक्शन में मेनली हम एक्शन में जो आपका मेडिकेशन होता है मेनली उसका हम क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है वो लिख देते हैं, ठीक है। और एसाइक्लोविर देख रखी है, देखो एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग है। देखो वैसे तो अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो ये वाली ड्रग दी जाएगी। फिर प्रेडनिसोलोन है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें पता है। तो ये सारी की सारी मेडिकेशंस हमने पेशेंट को दी हैं फॉर कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। सबसे पहले डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन, विजुअल ज़रूर लिखना, क्योंकि जो सेंसरी परसेप्शन है और आपकी जो सेंसेस है खाली आँखों की नहीं है, वो ऑप्थेल्मिक सेंस भी है आपकी, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब सुनने की और आपकी सूंघने की जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं वो भी काम करती हैं। तो सेंसरी परसेप्शन तो आंखों के अलावा स्किन भी कर रही है और चीज़ें भी कर रही हैं, इसलिए आपको एक स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि कौन सी सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब हुई है। तो विजुअल ज़रूर लिखना। रिलेटेड टू आई इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस्ड बाय ब्लर्ड विजन, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेशेंट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉन्टेजियस नेचर ऑफ दी कंजक्टिवाइटिस एज एविडेंस्ड बाय एक्टिव आई डिस्चार्ज, impaired comfort related to itching as evidenced by patient's complaint of irritation, and last में वही knowledge deficit to lack of information as evidenced by frequent questioning of the patient। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पहले NCP एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहला क्या है, देखो भाई आप इसमें मैंने 2 बनाए हैं तो आप दोनों को देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बनाया है कि देखो सब्जेक्टिव डेटा में आपको ऐसे लिखना है, पेशेंट स्टेट्स दैट माई आईज फील इची एंड स्वोलन एंड आई कांट सी क्लियरली। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या किया था, ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैविंग रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द कंजक्टिवा एंड वाटरी एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज आर नोटेड। ये आपने ऑब्जेक्टिव डेटा में नोट किया। फिर नर्सिंग डायग्नोस आपने वही सेम नर्सिंग डायग्नोस लिख दिया। अब गोल कैसे लिखना है, देखो गोल में ऑनलाइन यू विल फाइंड कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स में गोल्स को डिवाइड कर देते हैं, पर आपको केयर प्लान में ऐसा नहीं लिखना है। आपको केयर प्लान में सिंपली लिखना है कि नॉर्मल सेंसरी परसेप्शन विल बी मेंटेन, ठीक है। हमारा एम गोल क्या है कि पेशेंट का जो सेंसरी परसेप्शन है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है, नॉर्मली मेंटेन हो जाए, जैसा होता है वैसे ही। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होगी उसी पे बेस्ड आपका गोल बनेगा। फिर आती है प्लानिंग वे। प्लानिंग में वही है, मॉनिटर विजुअल एक्यूटी रेगुलरली इंक्लूडिंग स्नेलन विजुअल एक्विटी जो टेस्ट होता है वो करना है आपको। उससे पता चल जाएगा कि भाई विजुअल एक्विटी कितनी है पेशेंट की। फिर पेशेंट को इनकरेज करना है, रेस्ट करना है, आइज़ को अवॉइड करना है, एक्टिविटीज़ को जो स्ट्रेन करें, दैट इज़ रीडिंग या यूजिंग स्क्रीन, मतलब फ़ोन ना चलाए ज़्यादा पढ़े बड़े ना, ताकि आइज़ में स्ट्रेन ना पड़े। फिर उसके बाद आ जाता है अप्लाई वार्म कंप्रेसेस टू द अफेक्टेड आई फॉर 10 to 15 minutes 2 to 3 times डेली। इसके बाद एजुकेट द पेशेंट ऑन प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अवॉइडिंग टचिंग द आइज़। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस एज ऑर्डर्ड, इंश्योरिंग प्रॉपर टेक्निक विद इंस्टिलिंग ड्रॉप्स। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स और हार्श एनवायरनमेंट अंटिल द आई इन्फ्लेमेशन इम्प्रूव्स। तो देखो ये तो आपका प्लानिंग है। अब इम्प्लीमेंटेशन में आप कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखना है, ठीक है। प्लानिंग में आप प्लान कर चुके हो, इम्प्लीमेंटेशन में यू आर नाउ इम्प्लीमेंटिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखना है। और वो कैसे लिखना है, मॉनिटर्ड विजुअल एक्विटी रेगुलरली यूजिंग स्नेलेंस एक्विटी या स्नेलेंस चार्ट, ऐसे। फिर इनकरेज द पेशेंट टू रेस्ट द आइज एंड अवॉइड एक्टिविटीज दैट मे स्ट्रेन दी आई, अप्लाइड वार्म कंप्रेसेस टू दी
affected eye for 10 to 15 minutes 2 to 3 times daily. Educated the patient on proper hygiene practices. ऐसे ठीक है. एडमिनिस्टर्ड ईडी लगा देना है. एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर सो एंड सो. इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट. ऐसे आपको लिखना है. उसके बाद इवेल्युएशन में लिखना है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान्ड नर्सिंग केयर पेशेंट्स विजुअल परसेप्शन स्लाइटली इम्प्रूव्ड. देखो लोग क्या करते हैं कि पेशेंट्स परसेप्शन बिकेम नॉर्मल नहीं हो सकता ना. आपने अभी केयर प्रोवाइड किया और एकदम से नॉर्मल कैसे हो जाएगा. तो आपको जो स्लाइट इंप्रूवमेंट है वही दिख रही है, तो वही लिखना है फिर आपको इवैल्यूएशन में. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन. ये मैंने सेम बनाया है, आप दोनों देख सकते हो. ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दोनों आप चेकआउट कर सकते हो. दोनों में जो केयर प्लान्स हैं ऑलमोस्ट इंटरवेंशंस या प्लानिंग जो है वो सेम है, आप चेक कर सकते हो. उसमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी दे दिया है. आप जिसमें देखो हैव असेस्ड, हैव मेंटेन्ड या हैव रिड्यूस्ड, ये सब जो है ये हाईलाइटेड है, ये सब लिखा हुआ है ऐसे. पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हैव लगाना ही है. ठीक है, अगर आप चाहो तो हैव लगा सकते हो, नहीं चाहते हो तो ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. असेस्ड भी लिख सकते हो, असेस्ड विजुअल चेंजेस एंड डिग्री ऑफ आई डिस्कम्फर्ट रेगुलरली, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो. ठीक है, इवैल्यूएशन में यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, उसी सेम पैटर्न में आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट वर्बलाइज्ड रिड्यूस्ड आई पेन एंड सेंसिटिविटी टू लाइट वगैरह वगैरह. ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम. नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोसिस है वो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ पेन एंड नॉन वर्बल क्यूज सच एज फेशियल ग्रिमसिंग एंड रेस्टलेसनेस. अब इतना सारा आपको नहीं लिखना है, जो मैंने डायग्नोसिस में लिखवाया है ना डायग्नोस, बस उतना ही डायग्नोस यहाँ पे लिखना है. फिर इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव डेटा में. सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट रिपोर्ट्स पेन इन द अफेक्टेड एरिया. पेशेंट को भाई आंखों में दर्द हो रहा है, वो बोलेगा कि भाई मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, आई फील लाइक इट्स बर्निंग. डिस्क्राइब्स पेन एज शार्प थ्रॉबिंग और एकिंग. ऑब्जेक्टिव डेटा में आपको क्या चेक करना है, फेशियल ग्रिमिसिंग और गार्डिंग बिहेवियर. गार्डिंग बिहेवियर मतलब आपके हाथ को हटाना, आपको थोड़ा पीछे पुश कर देता है पेशेंट, या फिर फेशियल ग्रिमिसिंग भाई चेहरे शक्ल बनाता है अलग अलग तरीके की. रेस्टलेसनेस और इरेटेबिलिटी जो है वो भी पेशेंट में देखने को मिलती है. तो ये सब जो है आप ऑब्जेक्टिव डेटा में चेक करोगे. इंक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी आप जो है ऑब्जेक्टिव डेटा में चेक करोगे. ऑब्वियसली आप वाइटल साइंस लोगे तो पता चल जाएगा. रेडनेस, स्वेलिंग और वार्मथ इन दी इन्फ्लेम्ड एरिया, ये भी आपको देखने को मिल सकता है. फिर आ जाते हैं हम गोल्स पे. अब सेम वही मैंने आपको बोला ना कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में डिवाइड कर देता है, पर हमारा जो गोल है वो क्या है, डिक्रीज द पेन. तो हम बोलेंगे गोल में कि एक्यूट पेन या फिर पेन विल बी रिड्यूस्ड. सिंपल, दिस मच लाइन इज इनफ. पेन विल बी रिड्यूस, दिस इज़ आर गोल. बस पेन को रिड्यूस करना है, पेन रिड्यूस हो जाएगा. फिर प्लानिंग में क्या होगा, असेस पेन इंटेंसिटी यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्केल. भाई पेन की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और लोकेशन, इन तीनों चीज़ों को देखना है. फिर यहाँ पे पहले लिख दे एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, पर आपको ये भी प्रायोरिटी वाइज लिखने हैं. प्लानिंग में जो लेस प्रायोरिटी बेस्ड इंटरवेंशन है उन्हें पहले लिखना है, और मेडिकेशन वाली जो इंटरवेंशन होती है वो मेनली लास्ट में लिखते हैं. ठीक है. फिर अप्लाई नॉन फार्माकोलॉजिक पेन रिलीफ मेथड्स सच एज कोल्ड कंप्रेसेस. आपको कोल्ड कंप्रेसेस आप दे सकते हो, आप लिखोगे प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेसेस टू पेशेंट, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको पेशेंट को बतानी है. ठीक है. फिर उसके बाद रीपोजिशन द पेशेंट टू प्रमोट कंफर्ट एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द इन्फ्लेम्ड एरिया. पेशेंट को क्या करना है, मतलब उसे रीपोजिशन करना, उसका पोजीशन चेंज करवाते रहना. एजुकेट द पेशेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन. मेडिकेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है, और उसके साइंस को, वाइटल साइंस को या एडवर्स रिएक्शंस को, मेडिकेशन से एडवर्स रिएक्शन ना हो जाए उन सबको मॉनिटर करते रहना है. फिर उसके बाद वही है इंप्लीमेंटेशन में, आपने जो प्लानिंग भी किया वही इंप्लीमेंटेशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दोगे. फिर आ जाते हैं वैल्यूएशन पे. तो आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट रिपोर्ट्स दैट हिज पेन और हर पेन इज़ रिड्यूस्ड एंड इट इज़ नाउ 7/10 to 2/10, मतलब डिक्रीज़ हो गया, वो बोला रिड्यूस हो गया. मतलब आपने जो पहले पेन मेजर किया था पेन स्केल से, उससे अब जो कंपैरिजन में पेन हो रहा है वो कम हो रहा है. पहले अगर 10 में से 7 पॉइंट दे रहा है पेन को पेशेंट, तो अब 10 में से 2 दे रहा है, तो आप ये इवैल्यूएशन में लिख सकते हो. फिर आ जाते हैं हम रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कंटेजियस नेचर ऑफ
कंजक्टिवाइटिस। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है वही पेशेंट स्टेट्स आई फील स्टिकी और इची, ठीक है, या आप इन दोनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, सब्जेक्टिव डेटा में लिख सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव डेटा में प्रेजेंस ऑफ प्रोलेंट और वाटरी आई डिस्चार्ज इज देयर, रेडनेस एंड स्वेलिंग इज देयर, ये सब आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई आई डिस्चार्ज हो रहा है, आई से डिस्चार्ज हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज, रेडनेस और स्वेलिंग है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है आईलिड्स के अराउंड, आई लैशेज के अराउंड, ये सब आप करोगे ऑब्जर्व, तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। फिर आ जाएंगे हम गोल पे, वही है रिस्क फॉर इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस्ड, सिंपल। अब इसमें इतना सारा जो दे रखा है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल, देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस विद इन 24 आवर्स, सिंपल सी बात है, पेशेंट को आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। आपका गोल क्या है कि भाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। आप बिल्कुल तो ख़त्म नहीं कर सकते, पर रिड्यूस तो कर सकते हो, रिड्यूस टू द मिनिमम, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अब प्लानिंग में आ जाएगा एजुकेट द पेशेंट ऑन केयर गिवर्स अबाउट प्रॉपर हैंड हाइजीन, भाई पेशेंट को भी और केयर गिवर्स को भी, दोनों को हैंड हाइजीन के बारे में बताना है, आंखों को नहीं छूना ये बोलना है। टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड पिलोज, अपने पर्सनल आइटम्स या आई मेकअप इन सब को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। अप्लाई प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो भी आपको मेडिकेशन मिला है, एंटीवायरल जो भी मेडिकेशन मिला है, ड्रॉप्स ऑइंटमेंट्स जो भी मिला है वो आपको अप्लाई करते रहना है। उसके बाद इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड टचिंग और रबिंग दिया है, उसे बोलना है कि भाई आंखों को छूना नहीं है, ना आंखों को मलना है, रब नहीं करना है। यूज़ क्लीन टिश्यूज़ और कॉटन बॉल्स टू वाइप डिस्चार्ज, अगर आंखों से डिस्चार्ज भी हो रहा है तो उसे क्लीन टिश्यू से या फिर कॉटन बॉल से उसे जो है वाइप कर लेना है। फिर उसके बाद उन्हें डिस्पोज करना है। फिर एम्फोसाइज फ्रीक्वेंट लिनन चेंजेस, आप जो भी बेडशीट है उसे बार बार चेंज करते रहना है, सरफेस क्लीन रहे। अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो इन्फेक्शन कम से कम होने के चांसेस, हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जिससे इन्फेक्शन कम से कम होने के चांसेस हो, तो ये आप कर सकते हो, जिसमें आपको डोर नॉब्स भी क्लीन रखनी है, ठीक है, और या फिर जो फैमिली फ़ोन होता है जो यूज़ करते हैं वो भी क्लीन रखना है। फिर मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ वर्सनिंग इन्फेक्शन, कोई ऐसा इन्फेक्शन का साइन है आपको जैसा दिख रहा है कि मतलब जो वर्स होता जा रहा है, जैसे रेडनेस ज़्यादा बढ़ रही है, पेन हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है, तो आपको ये सब पहले से ही नोटेड रखना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंटरवेंशन उसके लिए रेडी होनी चाहिए। फिर इवैल्यूएशन में वही, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स रिस्क फॉर इन्फेक्शन वॉज रिड्यूस्ड, या फिर आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। लास्ट देर इज़ वन मोर केयर प्लान जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मतलब ये इम्पेयर्ड कंफर्ट वाला एक और डायग्नोसिस एक्सप्लेन किया है। इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू इचिंग एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ इरिटेशन एंड ऑब्जर्व्ड बाय आई रबिंग, या आप कर सकते हो भाई पेशेंट स्टेट करेगा कि भाई आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई पेशेंट जो है वो आंखों को रब कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है, रेडनेस पॉसिबली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है पॉसिबली। गोल क्या है, ऑप्टिमम कंफर्ट ऑफ द पेशेंट विल बी मेंटेन्ड, जो पेशेंट का ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंफर्ट है उसे मेंटेन करना है, यही आपका काम है। प्लानिंग में वही इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इचिंग की चेक करनी है, साइट वगैरह जो भी है। प्रिस्क्राइब्ड सूदिंग एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स जो भी मिली हैं या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो आप उसे बोल सकते हो, लगा सकते हो, पेशेंट को देनी है। फिर एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड रबिंग, आँखों को रब नहीं करना है, ऐसा पेशेंट को आपको एजुकेट करना है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस एंड मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट टू रिड्यूस एक्सपोजर टू एलर्जेंस एंड इनकरेज गुड हैंड हाइजीन, अच्छे से हाथ धोने हैं, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है, और कोई भी डेविएटिंग साइन है नॉर्मल से तो आपको जो है वो मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है। लास्ट में वही, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स लेवल ऑफ कंफर्ट इंप्रूव्ड, दैट्स इट। लास्ट में हम आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पर। तो हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन, ये कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, उसे एजुकेट करना है। फिर एम्फोसाइज करना है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करे पेशेंट। फिर आप कहोगे कि भाई आइज़ को रब मत करो। देन नेक्स्ट इज़ अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर मत करो, टावल्स, पिलो केसेस, कॉस्मेटिक्स वगैरह को। और पेशेंट को करेक्ट मेथड बताओगे कि जो आंखों में दवाई डालनी है आपको, जो आपको ये मिला है आई ड्रॉप्स, वो कैसे इंस्टिल करना है वो बताओगे। फिर पेशेंट को कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेने के लिए बोलोगे। देन नेक्स्ट इज़ रिकमेंड यूजिंग क्लीन टिश्यूज़, कॉटन, अगर आंखों से कोई डिस्चार्ज भी हो रहा है तो उसे क्लीन टिश्यू से या फिर कॉटन से जेंटली वाइप करना है। और कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो अवॉइड करने हैं, नहीं लगाने हैं जब तक ये प्रॉब्लम फुली रिजॉल्व नहीं हो जाती। और अगर पेशेंट जो है सेंसिटिव है लाइट से तो आपको सन ग्लासेस वेयर करने को बोलना है। एंड जो टच सरफेस हैं जैसे कि डोर नॉब्स, फ़ोन और रिमोट कंट्रोल्स, इन्हें जो है डिसइंफेक्ट करना है। जब पेशेंट टच करे तब भी डिसइंफेक्ट करना है क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, ये फैल सकती है और दूसरे लोगों को भी हो सकती है। देन विजन चेंजेस जो अकर होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, मतलब पेशेंट खुद भी बोलेगा कि भाई ये इम्प्रूवमेंट है, मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर
कंडीशन बेटर की जगह वर्स हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत रिपोर्ट करना है. देन पिलो केसेस को चेंज करते रहना है, टॉवल्स को चेंज करते रहना है. रिमाइंड द पेशेंट टू अटेंड फॉलो अप. और लास्ट में पेशेंट को बोलना है कि भाई फॉलो अप केयर आप मेंटेन रखें, अपनी हमेशा करें. सो दैट्स इट. दैट्स द कंप्लीट नर्सिंग केयर प्लान फॉर conjunctivitis. And if you like the video, please share it, subscribe our channel, and you can use this data for your care plan as well. And for more such videos, stay tuned. Thank you.